तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th हिंदी स्टूडेंट हैं और 20 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं मात्र इस वीडियो से, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आज की आपकी ये रहने वाली है। ये आपकी एक महामैथन क्लास है जिसमें हम लोग क्लास 12th हिंदी का जो आपका गद्यांश प्लस पद्यांश का जो टॉपिक होता है, जो कि आपका बोर्ड परीक्षा में 20 नंबर के लिए आता है, उसमें यहाँ पे कौन-कौन से इंपॉर्टेंट आपके गद्यांश है, कौन-कौन से आपके इंपॉर्टेंट पद्यांश है, वो सारी चीज़ें हम लोग आज के एक ही वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। यहाँ पर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट गद्यांश होते हैं 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए, वो सारे यहाँ पर आपको बताए जाएंगे और साथ ही में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पद्यांश होते हैं 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए, वो भी आपको यहाँ पर सारे दिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही में यदि आपको इस प्रकार से पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज बहुत ही मिनिमम रखा गया है, तो इसीलिए जिसको भी ज्वाइन करना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप में मिल जाएगा। वहां से आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो यदि आप लोग 20 नंबर बिल्कुल आराम से पक्का करना चाहते हैं क्लास 12th की हिंदी में, तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिएगा। हर एक गद्यांश यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, हर एक पद्यांश आपको बताऊंगा, साथ ही में हर एक का क्वेश्चन का आंसर और साथ ही में सारी चीजें यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो इसीलिए आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हर एक गद्यांश प्लस पद्यांश को यहाँ पर समझना शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो चलिए शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि जो आपका गद्यांश 10 नंबर के लिए आता है, 2 गद्यांश आते हैं जिसमें से आपको एक करना होता है। उसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाते हैं। 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का होता है, तो 10 नंबर का आपका गद्यांश होता है। ठीक है, 2 आएंगे, एक आपको करना होगा। जो भी आपको अच्छे तरीके से याद होगा वो आप कर सकते हैं। उसी प्रकार से पद्यांश भी आपका 2 आता है, उसमें से जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो उसे आपको कर देना है और आपको 10 नंबर वहां से भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपका 20 नंबर का पूरा ये टॉपिक होता है। सबसे पहले हम लोग गद्यांश के ऊपर बात करने वाले हैं, कौन कौन सा गद्यांश आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और वो गद्यांश में आपको किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से आपको उसका उत्तर लिखना है, पूरा मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करने वाले, गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। तो कौन कौन से गद्यांश आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका जो पहला गद्यांश है, जो कि आपका जो मॉडल पेपर जारी हुआ है उसमें भी आप देखेंगे तो ये वाला गद्यांश आपको देखने को मिल जाएगा। गद्यांश पहला आपका कौन सा है इसमें, कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है। ठीक है, वह अनंत काल से है और उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता जो आपकी होगी वो बलवती हो जाएगी। धाराओं की जननी है। ठीक है, क्या है कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती वह निर्मूल होती है, यानी कि उसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। राष्ट्रीयता की जो जड़ें होती हैं पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आपका आवश्यक धर्म है। तो ये आपका पहला गद्यांश हो गया। अब ये गद्यांश आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करना यदि आप लोग अपना अच्छा स्कोर लाना चाहते हो। तो यहाँ पर इस गद्यांश से किस किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो पूरे क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। वैसे आपके एग्जाम में केवल 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ पर इस गद्यांश से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर पिछले सालों में बने हैं वो हर एक टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही में जो आपको यहाँ पर देखेंगे जो लाइन खींची हुई है ये आपका क्या है, रेखांकित अंश है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या भी आपको लिखने के लिए आती है। तो कैसे लिखोगे पूरा मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि जो आपका एक गद्यांश है आपको पहचानना क्या है। ये पहचानना आपको ये है कि आपका एक किस चैप्टर से लिया गया है। तो आप लोग देखेंगे जो आपका पहला चैप्टर होता है राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से आपका ये गद्यांश लिया गया है। आपको यहाँ पर पता होगा जो भूमि का निर्माण देवों ने किया, तो यहाँ पर आपको ये चीज आपको यहाँ पर याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब भी आप देखोगे इसको ध्यान से जब आप पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएंगी चीजें। तो यही चीज आपको यहाँ पर समझना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये किस चैप्टर से लिया गया और साथ ही में इसके लेखक कौन है। तो इसी प्रकार से पहला क्वेश्चन आपका इसमें आता है कौन सा, उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। अब यहाँ पर जितने भी गद्यांश मैं आपको बता रहा हूँ केवल आपको उतना पढ़ के जाना है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना मैं आपको बताऊँ उतना आप पढ़ लो पहले। उसके बाद में फिर अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो जितना मैं बताते जा रहा हूँ सभी को आप पढ़ते हो जाओ। तो पहला क्वेश्चन आपका इसमें ये आएगा कि गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। आपको यहाँ पर बताना है कि गद्यांश का जो शीर्षक है क्या है और साथ ही में लेखक का नाम क्या है, इस गद्यांश को किसने लिखा है। दूसरा क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आ सकता है कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है।
तो यहाँ पर जब आप अगर आपको आंसर नहीं भी याद होगा तो फिर आप लोग इसमें से देख करके बता सकते हो, इसमें से आप पढ़ोगे तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे। फिर हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। अब यहाँ पर यहाँ पर देखोगे नाम आ गया है निर्मूल, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती वो निर्मूल होती है। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन यदि नहीं आते हैं तो आप लोग इसमें से ढूंढ करके भी कर सकते हो, और वरना अगर आपको ये चीज अगर अच्छे तरीके से करनी है तो मैं इसका उत्तर भी अभी आपको बताऊंगा, तो उत्तर आप लोग वहां से याद कर लेना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से बन सकता है कि यह पृथ्वी कह सकते हो आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, हाँ, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है, यह भी आपको बताना है कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है। यह भी मैं आपको बताऊंगा, पूरा इसमें लिखा हुआ है। यदि आप गद्यांश को ध्यान से पढ़ोगे तो ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आ जाएंगी कि यह जो आपकी यह पृथ्वी है सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। तो यहाँ से भी ढूंढ करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे इसमें है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या क्वेश्चन है आपका, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर जो रेखांकित अंश है इनका व्याख्या भी आपको करना है, कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। और फिर आपको आगे यहाँ पर क्या ध्यान देना है, आगे आप यहाँ पर क्वेश्चन आपका हो जाता है कि भूमि का निर्माण किसने किया है और यह कब से है। ये भी आपका क्वेश्चन इस गद्यांश से बन सकता है कि भूमि का निर्माण किसने किया है और कब से ये आपका है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें बन सकता है कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम जो आपका होगा वो क्या होगा, यानी कि जो भूमि का जो पार्थिव स्वरूप है उसके प्रति हम लोग जितना जागरूक रहेंगे उसके फलस्वरूप उसका परिणाम क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो चलो अब हम लोग इसके क्वेश्चन को ध्यान से आप लोगों ने देख लिया। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो सभी को आपको ये चीज याद होनी चाहिए, इसको आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, ये मतलब कि इतने सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं इस वाले गद्यांश से। अभी वाला गद्यांश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको इसके आंसर समझना पड़ेगा अच्छे तरीके से। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर के बारे में। पहला इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखे। तो क्या बताएंगे आप लोग इसमें कि उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक का क्या नाम है, राष्ट्र का स्वरूप, और इसके लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। अब यहाँ पर एक चीज आप बोर्ड एग्जाम की जब कॉपी में लिखना तो एक चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना कि जो आपका ये मेन पार्ट है, जैसे कि गद्यांश के शीर्षक आप ब्लैक से लिख देना और लेखक का नाम भी आप लोग ब्लैक पेन से लिख देना। उससे क्या होगा, वो अच्छे तरीके से हाईलाइट हो जाएगी। अगर आपको अच्छे तरीके से याद होगा तो आप लोग इस प्रकार से लिख देना। ठीक है, अगर आपको अच्छे तरीके से नहीं याद होगा तो आपको ब्लू पेन से ही लिख देना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो आपको अच्छे तरीके से याद नहीं है और आप लोग गलत लिख देते हो ब्लैक पेन से, तो वो हाईलाइट हो जाएगा, एग्जामिनर दे करके आपके नंबर काट देगा। लेकिन अगर आपको सही से नहीं याद है तो आप केवल ब्लू से लिख देना। इससे क्या होगा कि अगर आपको याद भी नहीं है और एग्जामिनर आपका अगर अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दे पाया तो आपको नंबर भी मिल जाएंगे। इसीलिए जब आपको याद हो तभी आपको हाईलाइट करके अच्छे तरीके से लिखना है। वैसे आपको ये चीज याद होनी चाहिए तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, वरना आप इस चिंता में रहोगे कि अच्छे मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या था आपका कि उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम। तो मैंने आपको बता दिया, प्रस्तुत गद्यांश के शीर्षक आपका है राष्ट्र का स्वरूप और इसके लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। क्या क्वेश्चन है आपका, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। इसमें आप बताएंगे राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके जो भौतिक स्वरूप है, सौंदर्य है और समृद्धि के प्रति सचेत होना है। अब ये आपको यहाँ पर याद रखना है। क्या याद रखोगे कि जो आपका राष्ट्र भूमि है, जहाँ पर भी आप पैदा होते हो, जहाँ पर आप जन्म लेते हो, उसके लिए आपका जो परम आवश्यक कर्तव्य है वो यही है कि उसके जो भौतिक स्वरूप है उसके बारे में आपको जागरूक होना पड़ेगा, उसके सौंदर्य के बारे में आपको जागरूक होना पड़ेगा और उसकी समृद्धि के प्रति भी आपको यहाँ पर सचेत रहना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप लोग की जो राष्ट्रीयता है वो बढ़ेगी। इस प्रकार से आपको ये समझना है। तो अगला जो क्वेश्चन था कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, तो आप बताएंगे कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना। इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। अब इसका आंसर आप लोग यहाँ से भी देख सकते हो। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर क्या दिया है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ जुड़ी नहीं होती इसको हम लोग निर्मूल बोलते हैं, लेखक ने निर्मूल बोला है। तो वही चीज यहाँ पर लिखोगे आप लोग आराम से कि लेखक ने कहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती वह आपका निर्मूल होती है, यानी कि उसका कोई मूल्य नहीं होता है और फिर वो बहुत शीघ्रता से वो कह सकते हो आप लोग उसका पतन हो जाता है। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, चौथे क्वेश्चन की ओर।
चौथा क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है। इसका आंसर भी आप लोग यहाँ से ढूंढ करके कर सकते हो। अगर आपको याद करना है तो आप लोग यहाँ से याद कर सकते हो कि लेखक ने कहा है कि जो यहाँ तो आप लोग कर ही चुके थे, ये वाला क्वेश्चन था आपका कि क्वेश्चन क्या था आपका कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है। तो आप लोग क्या बताएंगे कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। इसे भी नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो आपका ये वाला अंश है कि राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी पर जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा, इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप के आछोपांत जो आपका जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना ही आपका आवश्यक धर्म है। तो यहाँ से आप देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें निकल करके आ रही होंगी। यदि आप लोग बना करके लिखना चाहते हो तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि जो राष्ट्रीयता की जड़ें होती हैं वो पृथ्वी से बहुत अधिक, जितनी ही अधिक आपकी जुड़ी होंगी, ठीक है, जितनी ही अधिक तरीके से गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का जो अंकुर होगा वो पुष्पित होगा एवं पल्लवित होगा, ठीक है। यानी कि जो राष्ट्रीयता का आधार होता है जितना अधिक सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी अधिक ज्यादा विकसित होंगी। इस प्रकार से आप लोग इसमें लिख सकते हो। और आगे भी आप लोग लिख सकते हो कि जो पृथ्वी की सुंदरता होती है, उपयोगिता होती है और साथ ही में महिमा होती है, इसको पहचानना होता है हम लोग को, और साथ ही में उसकी जानकारी लेना भी हमारा एक आवश्यक धर्म है। यहाँ से आप लोग देख करके इस प्रकार से बना करके लिख सकते हो। और अगर आप बनाना नहीं चाहते हो, आप याद करना चाहते हो तो यहाँ से याद कर सकते हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया है। रेखांकित अंश की व्याख्या में आप लोग लिखेंगे कि राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पुष्पित एवं पल्लवित होगा। अर्थात राष्ट्रीयता का जो आपका कह सकते हो कि राष्ट्रीयता का आधार होता है जितना अधिक सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी अधिक विकसित होंगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य है अपितु उसका धर्म भी है। यानी कि जो आपकी पृथ्वी है इसके बारे में आपको जानना चाहिए, इसका कह सकते हो इसकी भौतिक रूप, इसके सौंदर्य, इसकी उपयोगिता, महिमा आदि को पहचानना जो मनुष्य है उसका कह सकते हो आप लोग कर्तव्य भी है और साथ ही में बहुत बड़ा धर्म भी है। तो ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आएगा कि भूमि का निर्माण किसने किया है और यह कब से है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि जो भूमि का निर्माण है वो किसने किया है, देवों ने किया है। यहाँ पर पहली लाइन में लिखा है कि भूमि का निर्माण किसने किया है, देवों ने किया है और यह आपका अनंत काल से है। यहाँ से भी लिख सकते हो और यहाँ आपको इसी प्रकार से लिख देना है कि भूमि का निर्माण देवों ने अनंत काल से किया है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम क्या होगा। यानी कि जो भूमि का पार्थिव स्वरूप है उसके प्रति आप जब कह सकते हो सजग रहोगे, फिर जागरूक रहोगे, उसका परिणाम क्या होगा, यही आपको यहाँ पर बताना है। तो आप क्या बताएंगे आप लोग कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक होने पर परिणाम राष्ट्रीयता की भावना की प्रबलता है। यानी कि राष्ट्रीयता की भावना जो कि वो बढ़ेगी, जितना अधिक आप लोग भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक होंगे उतना ही अधिक आपकी परिणाम जो निकल करके आएगा आपका राष्ट्रीयता की भावना की प्रबलता होगी। तो इस प्रकार से आपका जो पहला गद्यांश था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने पूरा समझा दिया है एकदम A to Z। यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे मैंने आपको बता दिया, आप लोग नोट कर लो, याद कर लो और अच्छे तरह से तैयार करने वाला जन का प्रवाह डैश डैश निर्माण करना होता है। इस प्रकार से आपका एक गद्यांश होता है। स्टार्टिंग आपके जन के प्रवाह से होती है और लास्ट आपका होता है निर्माण करना होता है। मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगा, स्क्रीन आप देख लीजिएगा। स्क्रीन पर मैं आपको उसका कह सकते हो पूरा गद्यांश दिखा दूंगा, क्योंकि सारी चीजों को लिखेंगे तो बहुत समय लगेगा और साथ ही में टाइम भी वेस्ट होगा। तो इसी वजह से मैं इसको स्क्रीन पर आपको दिखा दूंगा और बाकी आपको बोर्ड परीक्षा कॉपी में इतना ही लिखना है, डैश डैश करके निर्माण करना है। उसके बाद फिर नीचे आप लोग उसका उत्तर लिखना शुरू कर दोगे। तो इस प्रकार से वाला जो गद्यांश है इसमें आपके इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। वैसे तो 5 क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा कॉपी में आएंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोग देखोगे तो इस वाले गद्यांश से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसी वजह से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन इस गद्यांश से बन सकते हैं वो सारे मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिए हैं। पहला आपका क्या इसमें दिया गया है, सबसे पहले गद्यांश जो मैंने स्क्रीन पर आपको दिखाया उसे आप लोग पढ़ लो, उसके बाद फिर इसका उत्तर हम लोग। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया आपका दिया गया कि जन का प्रवाह किस तरह होता है। क्या क्वेश्चन है आपका कि जन का प्रवाह किस तरह होता है। तो उसका जो सही जवाब होगा कि जो जन का प्रवाह होता है वो आपका अनंत होता है। जन का प्रवाह कैसा होता है, अनंत होता है। यानी कि जन का प्रवाह निरंतर चलता रहता है, उसका कोई अंत नहीं होता है, इसीलिए जन का प्रवाह आपका अनंत होता है। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया है। अगर ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा इस वाले गद्यांश से रिलेटेड तो आपको ये जवाब देना है।
दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया, दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि गद्यांश में बाकी सारे क्वेश्चन तो आप लोग ढूंढ करके कर दोगे, लेकिन ये गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम आपको तभी पता होगा जब आप लोग गद्यांश को अच्छे तरीके से पढ़े होगे, तभी पता होगा। तो यहाँ पर आप लोग इसका उत्तर बताएंगे कि प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक है आपका राष्ट्र का स्वरूप और इसके लेखक हैं आपके वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इस प्रकार से इसको आपको ब्लैक से हाईलाइट कर देना है इस प्रकार से, ताकि आपको ये बाहर से दिख जाए, तो आपको अच्छे तरीके से एग्जामिनर को लगेगा कि ये बच्चा पढ़ने में ठीक है, तो नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करनी है, जो कि आपने अभी स्क्रीन पर देखा होगा, जब गद्यांश मैंने आपको दिखाया था तो वहां पर आपको रेखांकित अंश दिखने को मिला होगा, तो उसी की व्याख्या आपको यहाँ पर नीचे करनी है। तो किस प्रकार से आप लोग करोगे, वैसे तो चाहो आप लोग गद्यांश को पढ़ करके भी कर सकते हो अपने हिसाब से, मतलब अगर कुछ नहीं आता है तो आप लोग गद्यांश को पढ़ोगे तो उसमें से अपने मन से बना करके बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, लेकिन अगर आप याद कर लो तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में बताएंगे कि प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है। जो प्रत्येक राष्ट्र है उसका जो इतिहास है वो लगातार बदलता रहता है, तथा उनमें, या बोल सकते हो आप लोग, उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, यानी कि उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है, यानी कि जो मनुष्य है वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपनी भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित किया हुआ है, यानी कि जो मनुष्य है वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जब तक जुड़ा रहता है तभी तक वो अपने कह सकते हो मनुष्य जो है वो भूमि के साथ अपना तादात्म्य स्थापित किया हुआ है, तथा विभिन्न दृष्टियों से एक रूपता बनाई हुई है। और जब तक राष्ट्र रहेगा और राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी रहेगा, यानी कि आपको ये समझना है कि जब तक आपका राष्ट्र रहेगा, जब तक राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी, तभी तक ही आपका राष्ट्रीय जन जो आपके होंगे, जो वहां पर रहते हैं, उनका जीवन भी रहेगा। और जैसे ही राष्ट्र की प्रगति के बजाय उसका पतन होना शुरू हो जाएगा तो जो राष्ट्रीय जन है उनकी भी समाप्ति हो जाएगी। इतिहास में अनेक परिवर्तन अर्थात उतार चढ़ाव होते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासी नई उठती लहरों से भी आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील हैं, यानी कि जो राष्ट्र के निवासी हैं वो नई उठती लहरों के समान आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील है, क्योंकि राष्ट्र में अनेक उतार चढ़ाव परिवर्तन आते रहते हैं, लेकिन जो राष्ट्र के निवासी हैं उनको उसी के अनुसार ढल जाना है और निरंतर आगे बढ़ते चले जाना है। तो इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन आपका था ये वाला, कौन सा क्वेश्चन था आपका कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आपको पता चल गई है। अब हम लोग इसमें अगले की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न इसमें क्या दिया गया है, आइए देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है कि सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है, तो चलिए देख लेते हैं इसके आंसर को। क्वेश्चन आपका क्या था कि सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, सूर्य की रश्मियों को क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप लोग यहाँ बताएंगे कि सूर्य की रश्मियों के प्रभाव से राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है, यानी कि जब तक सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती रहेंगी तभी तक राष्ट्रीय जन का जो जीवन है वो अमर रहेगा। ये आपको समझना है कि सूर्य की रश्मियों के प्रभाव से ही राष्ट्रीय जन का जो जीवन है वो अमर है। तो ये आपका हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, जो आपका पांचवा क्वेश्चन इसमें हो जाता है कि घाटों का निर्माण का आशय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि घाटों का निर्माण का आशय मनुष्य अपने कर्म और श्रम के द्वारा विकास के लिए पदचिन्ह छोड़ना है, यानी कि इस प्रकार से आपको समझना है कि जो घाटों का निर्माण है, घाटों का निर्माण का आशय जो है मनुष्य अपने कर्म और श्रम के द्वारा विकास के जो पदचिन्ह है उसको छोड़ता जाता है, यही आपका घाटों के निर्माण का आशय है। इसे भी समझ लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जन का सततवाही जीवन किस तरह है। तो आप बताएंगे जन का सततवाही का अर्थ है सदा प्रवाहित या स्थायी। आपको समझना है कि जन का जो सततवाही का अर्थ है क्या है, वो यही है कि वो सदा प्रवाहित रहे या फिर स्थायी बना रहे, यही आपका जन का सततवाही का अर्थ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जन का जीवन
भी कब तक अमर है? तो आप बताएँगे कि जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातः पृथ्वी पर पड़ती रहेंगी, तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब तक सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सुबह रोज़ आती रहेंगी, तब तक ही आपका राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है और जैसे ये सूर्य की रश्मियाँ आना बंद कर देंगी, तो समझिए राष्ट्रीय जन का जीवन भी समाप्त हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है कि जन जीवन के प्रवाह को नदी की तरह क्यों कहा गया है? जन जीवन के प्रवाह को नदी की तरह क्यों कहा गया है? तो क्या बताएँगे आप लोग? आप लोग बताओगे कि नदी का प्रवाह निरंतर गतिमान रहता है, यानी कि निरंतर चलता रहता है, इसीलिए जन जीवन के प्रवाह को नदी की तरह कहा जाता है। इस प्रकार से समझना है, क्योंकि जो जनजीवन का जो प्रवाह है उसे भी निरंतर चलना होता है और उसी प्रकार से नदी का प्रवाह भी निरंतर गतिमान रहता है, इसीलिए जनजीवन के प्रवाह को नदी की प्रवाह की तरह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि तादाम्य और अजर का शब्दार्थ क्या है? अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी आपका आ सकता है और अक्सर आता भी है। कुछ ऐसे शब्द दे दिए जाएंगे जिसका आपको अर्थ बताना होता है। तो तादाम्य और अजर का अर्थ आपको बताना है, तो आप बताएंगे इसमें तादाम्य का अर्थ होता है एकत्व, या फिर बोल सकते हो कि एक सा होना। ये आपका होता है अर्थ किसका? तादाम्य का। फिर अगर आपसे कोई पूछ ले अजर का अर्थ क्या है, तो आप बताएंगे क्षय रहित या बूढ़ा ना होना। ठीक है, यानी कि जिसको कोई हानि ना पहुंचे या फिर वो बूढ़ा ना हो, वही आपका अजर होता है। तो इस प्रकार से आपका जो ये वाला प्रयोग कह सकते हैं, गद्यांश था जन का प्रवाह का निर्माण करना होता है, डैश डैश क्या निर्माण करना होता है। तो इस प्रकार से ये वाला जो आपका गद्यांश था कंप्लीट हो गया है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। रहेगा कि मुझे मानव जाति डैश 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 के बाद भी पवित्र है। इस प्रकार से गद्यांश रहेगा, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा, पूरा गद्यांश आप पढ़ लेना वहां से। यहाँ पर मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, जैसा कि आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। अगर ये वाला गद्यांश मतलब दो आएंगे, उसमें से अगर मान लीजिए ये वाला आ गया और ये वाला आपको अच्छे तरीके से आता है, तो आपको अपनी कॉपी में इसी प्रकार से लिखना है, गद्यांश को पूरा उतारना नहीं है। तो इसी प्रकार से आपको सबसे पहले आगे की दो लाइन मतलब के कह सकते हो दो तीन अक्षर लिख देना है और फिर आपको यहाँ पर डैश डैश करके बीच बाद के जो आपके दो तीन वर्ड हैं उनको लिख देना है। आपका ये पूरी तरीके से यही माना जाएगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब इस गद्यांश से जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में बन सकते हैं, वो सारे मैंने यहाँ पर करवा दिए हैं। आपके बोर्ड परीक्षा में केवल 5 ही आएंगे, यहाँ पर मैंने 7-8 बता दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके बोर्ड परीक्षा में इस गद्यांश से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, 5 से ज़्यादा भी बन सकते हैं, तो जितने भी टाइप के बन सकते हैं 5 से ज़्यादा, वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो चलिए अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को देखना शुरू करते हैं। पहला जो उसमें आपका गद्यांश दिया गया, आपका दिया गया प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यानी कहने का मतलब यही कि जो प्रस्तुत गद्यांश है, इसके कह सकते हो पाठ का नाम और साथ ही में उसके लेखक का नाम आपको यहाँ पर बताना होता है। तो संदर्भ में आप क्या बताएंगे? आप लोग यही बताएंगे कि प्रस्तुत गद्यांश जो आपका है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक निबंध से उद्गृत है। इस प्रकार से आप लोग लिख दोगे, आपको 2 नंबर यहाँ से आपका पहले क्वेश्चन का आराम से मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको अपनी कॉपी में लिखना है। आप लोग चाहो तो यहाँ पर जो आपका दिया गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और अशोक के फूल, इन दोनों को आप ब्लैक पेन से लिख दोगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में इस प्रकार से करना। तो पहला जो क्वेश्चन था कि प्रस्तुत गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना था, तो आप लोगों ने क्या बताया? प्रस्तुत गद्यांश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है और साथ ही में अशोक के फूल नामक निबंध से उद्गृत है। इस प्रकार से आपका ये पहला क्वेश्चन जो था कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया कि मनुष्य की जीवन शक्ति कैसी है। क्या क्वेश्चन है आपका? मनुष्य की जीवन शक्ति कैसी है, ये आपको इसमें बताना है। तो यहाँ पर उत्तर में आप क्या बताएंगे? वैसे तो आप गद्यांश को दे करके पढ़ करके निकाल सकते हो उत्तर, लेकिन अगर आपको याद होगा तो आपका समय बचेगा और आप लोग आराम से कर पाओगे, क्योंकि हिंदी का पेपर आपका बड़ा होता है, तो इसीलिए आपको उसमें समय की आपको बहुत ही मूल्यवान होता है। तो समय का आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, तभी आप लोग इसको अच्छे से कर पाओगे। तो उत्तर में क्या बताएंगे आप लोग कि मनुष्य की जीवन शक्ति कैसी होती है, ये आपको इसमें बताना था। तो आप बताएंगे कि मनुष्य की जीवन शक्ति अत्यंत निर्मम है। इस प्रकार से आप इसका उत्तर बता देंगे। गद्यांश में ढूंढोगे तो मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको याद हुआ तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो इस प्रकार से दूसरा जो क्वेश्चन था, इसका भी आंसर आपको पता चल गया होगा। तीसरा क्वेश्चन अब आपका इसमें दिया गया है कि हमारे सामने आज समाज का स्वरूप कैसा है, यानी कि हमारे सामने समाज का स्वरूप आज के समय में कैसा है, वो आपको बताना है। तो इसमें आप क्या बताएंगे कि हमारे सामने आज के समाज का स्वरूप विभिन्न सभ्यता एवं संस्कृतियों के ग्रहण और त्याग का रूप है। क्या है कि हमारे सामने जो आज का समाज है,
उसका जो स्वरूप है, विभिन्न सभ्यता एवं संस्कृतियों के ग्रहण और त्याग का रूप है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो विभिन्न प्रकार की सभ्यताएं हैं, संस्कृतियां हैं, उनको ग्रहण किया गया समाज के द्वारा और साथ ही में बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर त्याग भी दिया गया है, जो कि आपका एक कह सकते हो आप लोग कि समाज का स्वरूप इसी प्रकार से आपका आजकल का है। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है कि लेखक ने मनुष्य की जीविका को किस रूप में प्रस्तुत किया। क्या क्वेश्चन है आपका कि आपका इसमें क्वेश्चन है कि लेखक ने मनुष्य की जीजीविका को किस रूप में प्रस्तुत किया है। उत्तर में आप बताएंगे कि लेखक ने मनुष्य की जीजीविका को शुद्धता एवं पवित्रता के रूप में प्रस्तुत किया है। तो ये भी आपको यहाँ पर पता चल गया होगा, इसे भी नोट कर लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है क्या कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब ये भी आपका यहाँ पर जब गद्यांश दिया जाएगा तो कुछ लाइनों के नीचे आपको लाइन खींची हुई दिखाई देगी, कुछ जो आपके वाक्य होंगे उनके नीचे लाइन खींची हुई दिखाई देगी, तो उन्हीं का आपको यहाँ पर व्याख्या लिखनी होती है। तो कैसे लिखोगे इस वाले गद्यांश की व्याख्या, तो आप इसमें बताएंगे रेखांकित अंश की व्याख्या डी लगाने के बाद कि इस संसार में व्यक्ति को याद सबसे प्रिय कोई वस्तु है तो वह उसके प्राण है। क्या है, इस संसार में व्यक्ति को यदि सबसे प्रिय कोई वस्तु है तो उसके प्राण है। ठीक है, अपने प्राणों को सुरक्षित बनाए रखने की लालसा के कारण ही वह संसार चल रहा है। ठीक है, यह संसार जो आपका इसी वजह से चल रहा है, क्योंकि इस संसार में जो व्यक्ति होता है, कोई भी इंसान होता है, सबको अपना जो प्राण होते हैं सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं। इसी वजह से वो अपने प्राणों को सुरक्षित बनाए रखने की लालसा के कारण ही जो संसार है वो इस प्रकार से चल रहा है, मतलब कि बहुत समय से। तो इस प्रकार से आपका हो गया। आगे आप इसमें बताएंगे कि व्यक्ति सदैव अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहता है, यानी कि व्यक्ति सदैव अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहता है, लगातार कार्यों को करता रहता है। इस प्रकार से ये वाला भी हो गया। आगे आप इसमें बताएंगे कि इसकी रक्षा के लिए वह कितना भी क्रूर, निर्मम, पापपूर्ण, घृणित कार्य कर सकता है, यानी कि अपनी जान बचाने के लिए लोग कह सकते हो क्रूर भी बन सकते हैं, निर्मम भी बन सकते हैं, अनेक प्रकार के कामों को कर सकते हैं अपनी जान को बचाने के लिए, अपने प्राण को बचाने के लिए। आगे आप इसमें बताएंगे उसका अपने प्राणों के प्रति यही मोह उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। क्या है कि उसका अपने प्राणों के प्रति यही मोह उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, जिसे जीवन शक्ति कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, जीवन शक्ति कहा जाता है। व्यक्ति के जीवन में यदि कहीं शुद्धता शेष है तो वह है उसकी दुर्गम जीविका, अर्थात किसी भी परिस्थिति में उसके जीने की लालसा, जो कि है आपका सबसे ज़्यादा कह सकते हो शुद्धता शेष है इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन था कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इसमें आपको इतना करना होगा, आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है कि मनुष्य को क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है। क्या क्वेश्चन है कि मनुष्य को क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर उत्तर में आप बताएंगे मनुष्य की दुर्दम, निर्मम, क्रूर विचारधारा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। मनुष्य को क्या दिखाई दे रहा है, दुर्गम, निर्मम, या फिर बोल सकते हो आप लोग क्रूर विचारधारा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। इस प्रकार से ये जो आपका लेखक है उनके कहने का मतलब है। ठीक है, अगला इसमें क्वेश्चन दिया गया है धर्माचारों और विश्वासों का स्पष्ट मतलब कि अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका भी आपको यहाँ पर अर्थ पता होना चाहिए कि धर्माचार क्या होता है और विश्वास क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बताएंगे आप लोग, धर्माचारों का अर्थ होता है धार्मिक परंपरा। ठीक है, क्या होता है धर्माचारों का अर्थ, धर्माचारों का अर्थ होता है धार्मिक परंपरा। सभी लोग याद कर लीजिए इसको। दूसरा आपका क्या है इसमें, विश्वासों, विश्वासों का अर्थ होता है निश्चित धारणा। क्या होता है, निश्चित धारणा। सभी लोग याद कर लीजिए कि धर्माचारों का अर्थ होता है धार्मिक परंपरा और विश्वासों का अर्थ होता है आपका निश्चित धारणा। तो इस प्रकार से यह वाला जो गद्यांश था आपका, मुझे मानव जाति डैश 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 के बाद भी पवित्र है, ये वाला पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लो, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में गद्यांश आपका इस प्रकार से आपकी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में आएगा। पूरा गद्यांश वहाँ पर लिखा होगा, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन स्क्रीन पर मैं आपको इसका फोटो दिखा दूंगा कि पूरा गद्यांश आखिर है क्या। तो इसी प्रकार से आपको गद्यांश अपनी कॉपी में लिखना है, यानी कि कॉपी में कैसे लिखोगे आप लोग, पूरा गद्यांश आपको नहीं उतारना भी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में, उसमें केवल आपको शुरुआत की कुछ लाइन लिखनी है और फिर डैश डैश करके लास्ट में जो आपका वर्ड आता है 2-3 उनको आपको यहाँ पर कर देना इस प्रकार से कि माता अपने सब पुत्रों को डैश डैश डैश
सुध हमें लेनी चाहिए। इस प्रकार से आपको यहाँ पर अपनी कॉपी में लिखना है। उसके बाद फिर क्वेश्चंस को देखना अपनी पेपर से और फिर हर एक क्वेश्चन का उत्तर आपको नीचे लिखते हुए जाना है। 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा, टोटल आपका 10 नंबर का ये हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप लोग इसका जो गद्यांश है मैं स्क्रीन पर आपको लगा दिया था, आपने देख ही लिया होगा। अब इसके उत्तर को हम लोग देखना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है कि माता अपने सब पुत्रों को किस भाव से चाहती है। क्या क्वेश्चन आपका है कि माता अपने सब पुत्रों को किस भाव से चाहती है। अब इसका आंसर आप लोग गद्यांश से ढूंढ करके भी लिख सकते हो, और यदि आप चाहो तो सिंपल सा इसका आंसर मैं आपको बोलूंगा, आप ध्यान से सुन लेना। वैसे तो इसका आंसर सबको पता होगा, अगर गद्यांश पढ़ोगे नहीं तब भी आपको ये चीज पता होगी। जो माता होती है अपने सब पुत्रों को समान भाव से, कह सकते हो आप लोग, चाहती है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझना है। तो इसीलिए आप लोग पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या बताओगे कि माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से रखती है। इस प्रकार से आपका ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है कि राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए। क्या क्वेश्चन आपका है, राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए, ये चीज आपको इसमें बताना है। तो इसमें आप बताएंगे कि राष्ट्र के सभी अंगों को साथ लेकर चलना अनिवार्य है, किसी को छोड़कर कोई राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। ये चीज आपको यहाँ पर मानना है कि राष्ट्र के जितने भी आपके अंग हैं, जितने भी आपके वर्ग हैं, जितने भी आपकी चीजें हैं, सभी चीजों को यदि आप लोग साथ में लेकर के बढ़ोगे तभी आपका जो राष्ट्र है वो आगे बढ़ पाएगा। अगर आप साथ लेकर के नहीं बढ़ोगे, किसी को छोड़ करके चलोगे, तो आपका राष्ट्र आगे नहीं बढ़ेगा। कुछ चीजें आगे बढ़ेंगी जरूर, लेकिन जो आपका राष्ट्र है वो आपका पीछे रह जाएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका था कि राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए, तो आपको यहाँ पर बताना है कि राष्ट्र के सभी अंगों को साथ लेकर चलना अनिवार्य है, और यदि किसी को छोड़ करके हम लोग राष्ट्र को आगे बढ़ाते हैं तो फिर राष्ट्र की उन्नति नहीं होगी। ये आपको यहाँ पर समझना है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है, सौहार्द और प्रांगण शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अगर ये वाला आपका आता है गद्यांश, तो इसमें ये वाला क्वेश्चन जरूर आपका आ सकता है कि सौहार्द और प्रांगण शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए, और या फिर अनंत और जनपद शब्द का अर्थ लिखिए। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम समझते हैं सौहार्द और प्रांगण शब्द का अर्थ क्या होता है। उत्तर में आप लोग बताएंगे कि सौहार्द का अर्थ होता है आपका सच्चे हृदय वाला, और जो प्रांगण होता है उसका अर्थ होता है मैदान अथवा क्षेत्र। तो इस प्रकार से क्या समझना है आपको, सौहार्द का अर्थ क्या होता है, सच्चे हृदय वाला, और प्रांगण का अर्थ होता है मैदान अथवा क्षेत्र। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, इसे भी नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जब मैंने आपको गद्यांश दिखाया था तो उसमें कुछ पॉइंट आपके रेखा द्वारा खींचे गए थे, कुछ कह सकते हो वाक्यों के नीचे, तो वो आपका क्या है, रेखांकित अंश है, और उसकी व्याख्या आपको अपना गद्यांश से देखकर भी लिख सकते हो। अगर आप ज्यादा लिखना चाहो तो आपको यहाँ पर याद भी करना पड़ेगा। तो क्या बताएंगे रेखांकित अंश की व्याख्या में, आप बताओगे कि पृथ्वी का विस्तार अनंत है। क्या है, पृथ्वी का विस्तार अनंत है, और पृथ्वी पर निवास करने वाले असंख्य लोग हैं, जैसे नगर, जनपद, पुर, गांव, जंगल और पर्वत अनेक प्रकार के लोगों से भरे हुए हैं। ठीक है, यानी कि जो पृथ्वी का विस्तार है वो बहुत ज्यादा है, बोल सकते हो आप लोग अनंत है, और पृथ्वी पर निवास करने वाले असंख्य लोग, यानी कि पृथ्वी पर निवास करने वाले लोगों की संख्या को गिना नहीं जा सकता है, बहुत ही ज्यादा लोग निवास करते हैं। लोगों के साथ में जीव जंतु, जो आपके पेड़ पौधे, सभी जो आपके हैं वो सभी चीजें यहाँ पर निवास करती है। जैसे कि जो नगर हो गया, जनपद हो गया, पुर हो गया, गांव हो गया, जंगल हो गया, पर्वत हो गया, आदि अनेक प्रकार के जो चीजें हैं वो लोगों से भरे पड़े हैं। ये चीज आपको यहाँ पर समझ रहा है। तो यही आपका रेखांकित अंश की व्याख्या है, इसे भी नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये आ जाता है कि पाठ का शीर्षक व लेखक का नाम लिखिए। तो गद्यांश में आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ये आपका यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और ये आपके नंबर, आपको कह सकते हो कि आपको अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो याद करना ही पड़ेगा। तो उत्तर में क्या बताएंगे कि पाठ का शीर्षक आपका होता है राष्ट्र का स्वरूप, एवं पाठ के लेखक का नाम आपका वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। तो इसे भी नोट कर लीजिए सभी लोग। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है, समान अधिकार का भागी कौन। अब इस प्रकार से क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 5 ही आएंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको ज्यादा इसलिए लिख दिया है, 8 क्वेश्चन इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि मान लीजिए क्वेश्चन कुछ बदल करके आ सकते हैं। तो इस गद्यांश से जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है आपका, समान अधिकार का भागी कौन है। तो उत्तर में आप लोग क्या बताएंगे कि समाज में रहने वाले व्यक्ति समान अधिकार के भागी होते हैं, यानी कि समाज में रहने वाला जो प्रत्येक व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति समान अधिकार का भागी होता है, हर एक व्यक्ति को समान अधिकार मिलना चाहिए। ये आपका एक, वो कह सकते हो कि समाज में रहने वाले व्यक्ति का एक सम्मान, आप लोग इस प्रकार से बता सकते हो।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन अब आपका इसमें हो जाता है, पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है। क्या क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है। तो बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर आप बताएंगे कि पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों यानी कि लोगों का विस्तार अनंत है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों, जीव जंतु, पौधों, सबका विस्तार अनंत है, उनका कोई भी अंत नहीं है, बहुत ही संख्या में है, बहुत ही ज्यादा है, तो इसीलिए हम इसको अनंत बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है, अनंत और जनपद शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनंत का क्या अर्थ होता है, जनपद का क्या अर्थ होता है, ये भी आपको बताना होगा। तो क्या बताएंगे आप लोग, यहाँ पर बताएंगे कि अनंत का अर्थ है जिसका कोई अंत ना हो। अनंत का मतलब क्या होता है, जिसका कोई अंत ना हो, वही आपका अनंत होता है। और जनपद का अर्थ होता है आपका जिला। तो इस प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन था, यानी कि ये वाला जो गद्यांश है, भी कंप्लीट हो गया है। जो कुछ भी हम इस डैश 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 बात नहीं है, इस प्रकार से आपका एक गद्यांश रहेगा। पूरा गद्यांश आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, वहां से आप लोग पूरा पढ़ लेना। और इस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म में आपको अपनी कॉपी में लिखना है जब भी आप वहाँ पर करने जाओगे। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया। अब उसके बाद में फिर आपका गद्यांश हो गया, फिर नीचे आपके 5 क्वेश्चन दिए होंगे। यहाँ पर मैंने 6 क्वेश्चन लिखे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा यहाँ पे बन सकता है। तो हो सकता है कि मान लीजिए वाला क्वेश्चन ना आए, इसके यहाँ पर ये वाला आ जाए। तो इसी प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो 5 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। तो 5 यहाँ पर 5 से मैंने ज़्यादा इसलिए करवा दिया है ताकि अगर मान लीजिए 5 के ज़्यादा कुछ अगर वो दिमाग लगा के अलग से क्वेश्चन को देने का प्रयास करेगा तो यही क्वेश्चन आएगा जो कि मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आप लोग सभी प्रश्नों को तैयार करिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है क्या, कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन यही है आपका, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम और साथ ही में लेखक का नाम आपको बताना है। तो उत्तर में क्या बताएंगे आप लोग, आप बताओगे इसमें कि प्रस्तुत गद्यांश पाठ का जो शीर्षक है वो है आपका हम और हमारा आदर्श। क्या है आपका प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम, वो क्या है आपका हम और हमारा आदर्श है। तो इसे आप लोग सबसे पहले नोट कर लीजिए। फिर यहाँ पर आपका क्या बताना है, आपको लेखक का नाम। तो लेखक के नाम में बताएंगे कि इसके लेखक हैं आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। सभी लोग इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी लोग इसको याद कर लीजिए। तो इस प्रकार से पहला जो क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया है, नोट कर लीजिए सभी लोग। फिर दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है आपका क्वेश्चन कि लेखक ने अस्तित्व का हिस्सा किसे माना है। क्या क्वेश्चन है आपका, लेखक ने अस्तित्व का हिस्सा किसे माना है। उत्तर में आप बताएंगे लेखक ने आत्मा और पदार्थ दोनों को अस्तित्व का हिस्सा माना है, यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने आत्मा और पदार्थ दोनों को ही अस्तित्व का हिस्सा माना है। इस प्रकार से वाला क्वेश्चन था, ये भी आपका कंप्लीट हो गया है, इसे भी याद कर लीजिए। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है, प्रस्तुत गद्यांश का प्रसंग क्या है। प्रस्तुत गद्यांश का प्रसंग क्या है, यानी कि जब आप गद्यांश पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका प्रसंग क्या है। तो आप बताएंगे इसे प्रसंग में कि प्रस्तुत गद्यांश में बताया गया है संसार के सभी प्राणी ऊर्जा के स्वरूप हैं, यानी कि जो संसार में जितने भी प्राणी हैं सभी प्राणी आपके ऊर्जा के स्वरूप हैं। इस प्रकार से वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। चौथा प्रश्न आपका इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है, प्रस्तुत गद्यांश लेखक के किस संपादित पुस्तक का अंश है। क्या है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन यही है आपका, प्रस्तुत गद्यांश लेखक के किस संपादित पुस्तक का अंश है, यानी कि जो गद्यांश यहाँ पर लिया गया है वो लेखक के किस संपादित पुस्तक का अंश है, यह चीज आपको इसमें बतानी है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पर बताएंगे आप लोग कि प्रस्तुत गद्यांश लेखक के तेजस्वी मन के संपादित अंश नामक पुस्तक का अंश है, यानी कि जो गद्यांश यहाँ पर लिया गया है ये गद्यांश आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के तेजस्वी मन के संपादित अंश नामक पुस्तक का एक छोटा सा अंश है। इस प्रकार से भी आपका कंप्लीट हो गया, इसे भी याद कर लीजिए। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जैसा कि अगर जब आपने गद्यांश को देखा होगा तो वहां पर कुछ लाइनों के नीचे लाइन खींची होगी, कुछ वाक्यों के नीचे, तो वो आपका रेखांकित अंश होता है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या क्या होगी, इसमें आप बताएंगे, क्या बताओगे आप लोग, कि लेखक कलाम जी कहते हैं कि इस संसार में हम जो कुछ भी देख रहे हैं वह ऊर्जा का ही रूप है, यानी कि कलाम जी का कहना यही है कि संसार में जो चीज भी हम लोग देख रहे हैं अपनी आंखों से ये सभी चीजें आपका ऊर्जा का ही एक रूप है। महर्षि अरविंद ने भी यही कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। पूरा जगत ऊर्जा से ही संचालित होता है और बिना ऊर्जा के प्राणियों का जीवन संभव नहीं है।
ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है कि कलाम जी भी सेम बात बता रहे हैं कि संसार में हम जो भी चीज़ देख रहे हैं वो सभी आपकी ऊर्जा का रूप है। उसी प्रकार से महर्षि अरविंद ने भी यही बात कही है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं और पूरा जगत ऊर्जा से ही आपका संचालित होता है, यानी कि चलता है। बिना ऊर्जा के प्राणियों का जो जीवन है वो संभव नहीं है। आगे आप इसमें बताएंगे कि भौतिक वस्तुओं की इच्छा करना किसी भी दृष्टिकोण से गलत नहीं, यानी कि जो भौतिक वस्तुएं हैं उसकी इच्छा करना किसी भी दृष्टिकोण से गलत नहीं है और गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। इस प्रकार से जो आपका ये रेखांकित अंश था इसकी व्याख्या भी आपकी हो गई, इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया जो कि लास्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, महर्षि अरविंद ने क्या कहा है? तो क्या बताएंगे आप लोग कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के अंश हैं। तो इस प्रकार से वाला जो क्वेश्चन था ये आपका कंप्लीट हो गया। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ जाते हैं और जो आज के हमारे जो गद्यांश रहने वाले हैं उसको आइए देखना शुरू करते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। तो आज का जो हमारा गद्यांश रहने वाला आपका इस प्रकार से रहने वाला है। क्या गद्यांश रहने वाला है आपका? अशोक का वृक्ष डैश 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 भी मिट गई। इस प्रकार से आपका ये गद्यांश वैसे तो बड़ा होता है, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा। पूरा वो रहता है शॉर्ट फॉर्म में, आपको इस प्रकार से अपनी कॉपी में लिख देना है कि अशोक का वृक्ष डैश 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 भी मिट गई। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिख देना अपनी कॉपी में। उसके बाद फिर आपको उससे रिलेटेड गद्यांश से रिलेटेड आपके यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पांचों क्वेश्चन का जब आप सही जवाब दे दोगे तो फिर आपके यहाँ पर 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इस वाले जो गद्यांश है इसका मैं पूरा मतलब कि पूरा गद्यांश मैं आपको स्क्रीन पर दे दिया था, आपने देख लिया होगा। अब हम लोग से क्वेश्चन आंसर को देखना शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इसी प्रकार से नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप मिल जाएगा, वहां से आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं इस वाले गद्यांश में। तो पहला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका इसमें, सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है? क्या क्वेश्चन है आपका? सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है? इस प्रकार से पहला क्वेश्चन आपका है। इसका आंसर आप बताएंगे इस प्रकार से कि सामंत सभ्यता का परिष्कृत रुचि का प्रतीक आपका अशोक का वृक्ष है। वैसे सारे आंसर आपको गद्य में देखने को मिल जाएंगे जो भी आपका गद्यांश रहेगा, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग ऐसे याद भी कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन था आपका, सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है? तो आप लोगों ने क्या बताया? सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक आपका अशोक का वृक्ष है। पहले वाले आंसर को याद कर लीजिए अच्छे तरीके से। हम लोग अगले वाले की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया, लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई थी? लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई थी ये आपको बताना है। अब यहाँ पर जितने भी गद्यांश मैं आपको बता रहा हूँ यदि सबको पढ़ के जाते हो, ज्यादा मैं बता ही नहीं रहा हूँ गद्यांश, टोटल मैं आपको 7 बताऊंगा और सातों अगर आप पढ़ के जाते हो तो आपके यहाँ पर 10 नंबर आराम से पक्के हो जाएंगे। और फिर उसी प्रकार से पद्यांश भी मैं आपको जितने बताऊंगा उससे भी अगर पढ़ के जाते हो तो वहां से भी नंबर आपके पूरी तरीके से पक्के हो जाएंगे। तो अगला जो क्वेश्चन था कि लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई थी, तो आप बताएंगे कि लेखक के अनुसार लाखों करोड़ों व्यक्तियों की उपेक्षा से सामंतवाद समृद्ध हुआ था। क्या समृद्ध हुआ था? सामंतवाद समृद्ध हुआ था। किसकी वजह से? लाखों करोड़ों व्यक्तियों की उपेक्षा से। इस प्रकार से आपका ये वाला जो क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया, इसे भी नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया कि आज उस सामंती सभ्यता की स्थिति क्या है? आपको क्या बताना है? आज के समय में उस सामंती सभ्यता की क्या स्थिति है? तो इसमें आप बताएंगे उत्तर में कि आज के समय में, लेखक के अनुसार आज के समय में उस सामंती सभ्यता की स्थिति यह है कि वे उखड़ गए हैं, उनका समाज ढह गया है और उनके विलासतापूर्ण जीवन की धूमधाम मिट गई है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा कि लेखक के अनुसार आज उस सामंती सभ्यता की स्थिति क्या है? वो कह सकते हो स्थिति यह है कि वे उखड़ चुके हैं, उनका समाज ढह गया है और उनके विलासतापूर्ण जीवन की धूमधाम जो है वो मिट चुकी है। इस प्रकार से आपका ये हो गया। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर जो गद्यांश होता है उसमें कुछ लाइनों के नीचे अंडरलाइन होता है, वही आपका होता है रेखांकित अंश और उसकी व्याख्या आपको करनी होती है। तो इसमें इसके रेखांकित अंश की व्याख्या में आप बताएंगे कि लेखक का कहना है कि संसार का नियम है कि जो वस्तु अथवा परंपरा है वह समय के साथ परिवर्तन होता है। कुछ समय पश्चात उसके स्वरूप में अमूल चूल परिवर्तन होकर वह एक भिन्न रूप में हमारे सामने आती है और यही बात क्या है? यही बात संस्कृति के संदर्भ में भी
होती है। यही कारण है कि कभी सम्राटों और सामंतों ने जिस विलासी और चाटुकार संस्कृति को जन्म दिया था, वह मन को लुभावने वाली और व्यक्ति को उन्मत्त करने वाली संस्कृति धीरे धीरे समाप्त हो गई है। ये लेखक का कहना है। तो इस प्रकार से जो आपका रेखांकित अंश की व्याख्या थी, उसमें आपको इतना लिखना है, आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे भी आप लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर हम लोग इसमें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है इसमें? अगला प्रश्न आपका पाठ का शीर्षक तथा लेखक का नामोल्लेख कीजिए। अब ये क्वेश्चन आपका सबसे पहला क्वेश्चन भी हो सकता है, बीच में भी आ सकता है। तो इसका पाठ का शीर्षक क्या है और साथ ही में लेखक का क्या नाम है, उसे भी आपको इसमें बताना है। तो क्या बताएंगे, आइए देख लेते हैं। इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा कि आपका जो गद्यांश दिया गया था, उस पाठ का जो शीर्षक है वो आपका है अशोक के फूल, और तथा इसके लेखक का नाम है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। सभी लोग इसको याद कर लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब आप लोग इस वाले गद्यांश को पढ़ोगे, सबसे पहला क्या आ रहा है, अशोक का नाम दिख रहा है, तो उसी से आप याद कर लोगे कि ये आपका अशोक के फूल नामक कह सकते हो पाठ से लिया गया है, और उसके लेखक का नाम है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये वाला जो आपका गद्यांश है कंप्लीट हो गया, इसे भी नोट कर लीजिए, याद वाले हैं। उसको आइए देखना शुरू करते हैं। तो हम लोग गद्यांश पर आधारित जितने भी प्रश्न उत्तर होते हैं, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट गद्यांश होते हैं, वो तो हम लोग करवा ही चुके हैं। अब हम लोग पद्यांश की ओर बढ़ चुके हैं। तो पद्यांश में आपका जो पहला इंपॉर्टेंट पद्यांश है वो कौन सा है, आइए देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पद्यांश ये आपका होता है। तो पहला क्या है आपका, इसमें दिया गया है, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना ब्रकत वसना तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित हुआ हो, गोद ले श्रांति खोना, और होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना। ठीक है, क्लांताएं मिटाना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। इस प्रकार से आपका ये पद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा के कॉपी मतलब पेपर में दिया होगा, और उसके नीचे आपके 5 यहाँ पर क्वेश्चन दिए होंगे। अब वैसे इसमें से 5 ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर इस पद्यांश से कोई एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकता है तो वो मैंने बता दिया है। ठीक है, वैसे जब आप अपनी कॉपी में लिखने जाओगे तो वहाँ पर पेपर में आपको केवल 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर इस पद्यांश से जितने भी टाइप के एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते हैं, उसे भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से लिख दिया है। तो ये भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका इसी प्रकार से आएगा आपके एग्जाम में। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके मान लीजिए पेपर में लिखा होगा, तो मान लीजिए आप दो आपको इसी प्रकार से लिखे होंगे, तो उसमें से जो आपको अच्छे तरीके से आएगा, सबसे पहले अपनी कॉपी में क्या डालोगे, उसका नाम डालोगे। इस प्रकार से आप लोग लिख दोगे। जैसे पद्यांश है तो पद्यांश में क्या करोगे, सबसे पहले जो आपके आगे की जो 2 अक्षर हैं, जैसे मान लीजिए लज्जाशीला पथिक महिला करके डैश 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 करके लास्ट में क्या है, तप्त भूतांगना को कर देना ऐसे, फिर डंडी खींच देना। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका पद्यांश, मतलब पद्यांश हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका क्या डालना है, उत्तर नंबर 1, फिर पहले वाले क्वेश्चन का आंसर लिखना, फिर उत्तर नंबर 2, फिर दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर लिखना। इस प्रकार से आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका जो पद्यांश था, इस प्रकार से आपकी बोर्ड परीक्षा की कॉपी मतलब पेपर में आएगा। अब उसके नीचे इस प्रकार से क्वेश्चन आपके दिए होंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिए गए पद्यांश से कवि एवं कविता का नाम लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, दिए गए पद्यांश के कवि का नाम बताना है, और साथ ही में जो कविता है उसका नाम भी आपको यहाँ पर लिखना है। तो क्या बताएंगे आप लोग, जो प्रस्तुत पद्यांश है, प्रस्तुत पद्यांश के कवि का नाम क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है, और शीर्षक क्या है इसका, यानी कि कविता का नाम क्या है, तो आप बताएंगे पवन दूतिका है। इस प्रकार से ब्लैक पेन से आपको लिख देना है, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन था यही आपका कि दिए गए पद्यांश से कवि एवं कविता का नाम लिखिए। तो मैंने आपको बता दिया है कि जो आपका कवि का नाम है वो आपका है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, और जो शीर्षक है वो आपका है पवन दूतिका। अब यहाँ पर याद रखना कि जो पवन दूतिका वाला चैप्टर है, इससे बहुत सारे गद्यांश मतलब पद्यांश आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं, तो इसीलिए आपको उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है, राधा पवन दूतिका से राह में यानी कि रास्ते में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं, ये आपको इसमें बताना है। तो कविता में ये चीज लिखी हुई है, यहाँ पर देखेंगे आप लोग। तो लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, यानी कि जो जैसे जो आपकी राधा जी हैं, वो पवन दूतिका से कह रही हैं, जो हवा का जो झोंका उससे कह रही हैं कि कोई भी लज्जाशीला जो महिला होगी अगर रास्ते में कहीं दिखाई दे तो उसके कपड़े को ना उड़ाना, और साथ ही में उसकी क्लांताओं को मिटाना। इस प्रकार से सारी चीजें वो बताती हैं इस पूरे पद्यांश में। ठीक है, तो उसी का आंसर आपको यहाँ पर देना। तो उत्तर में आप बताएंगे कि राधा पवन दूतिका से कह रही हैं, यदि मार्ग में कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे तो उसके वस्त्र को मत उड़ाना। ठीक है, और थकी हुई यदि दिखाई दे
तो उसकी थकावट को दूर कर देना, यानी कि अपने हवा के झोंके से उसकी थकावट को दूर कर देना। इस प्रकार से राधा जी इसमें कह रही हैं प्रतीकों के साथ व्यवहार करने के लिए, किससे? पवन दूतिका से। तो पहला जो क्वेश्चन मतलब दूसरा जो क्वेश्चन था इसका भी आंसर आपको पता चल गया है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया कि इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है? तो आप बताएंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने एक ओर राधा की विरह व्यथा का चित्रण किया है, यानी कि जो राधा जी के दुख का कारण है उसका चित्रण किया है, और तो दूसरी ओर उन्होंने समाज की पीड़ा से भी व्याकुल दिखाया, यानी कि इन्होंने जो आपके जो राधा जी हैं मतलब कि कवि ने इसमें क्या बताया है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने एक ओर राधा जी की विरह व्यथा को दर्शाया है और साथ ही में दूसरी तरफ समाज की पीड़ा से भी अपने आप को व्याकुल इस प्रकार से दिखाया है। तो इस प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी आपका, इसका आंसर भी आपको पता चल गया है कि इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है। तो आप बताएंगे एक तरफ तो राधा जी का जो दुख का है उसका भी दिखाया है और साथ ही में समाज की पीड़ा को भी एक तरफ दिखाया है। तो इस प्रकार से उन्होंने चित्रण किया है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है कि इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर क्या बताएंगे आप लोग कि इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है। तो आप लोग बता दोगे इसमें कि प्रस्तुत पद्यांश में मानवीकरण एवं उपमा अलंकार है। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर आपके एग्जाम में ये आता है। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है। तो सभी ये लोग क्या बताएंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में आपका मानवीकरण एवं उपमा अलंकार है। तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें है रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए, यानी कि व्याख्या लिखिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप लोग, पद्यांश जो आपका रहता है उसमें कुछ लाइनों के नीचे क्या होगा, इस प्रकार से लाइन खींची होगी आपके पेपर में, तो उसी का आपको क्या लिखना होता है, उसी का आपको यहाँ पर कह सकते हो भावार्थ लिखना होता है या फिर व्याख्या लिखनी होती है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका लाइन खींचा है तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की आपको यहाँ पर भावार्थ लिखना होगा रेखांकित अंश का। तो क्या लिखेंगे आप लोग, उसमें बताएंगे आप लोग कि राधा पवन को समझाती हैं कि तुझे मार्ग में ब्रजभूमि की अत्यंत लज्जाशील महिलाएं दिखाई देंगी, यानी कि जो राधा जी हैं वो पवन को कहती हैं कि तुझे मतलब तुझे मार्ग में यानी कि रास्ते में ब्रजभूमि की अत्यंत लज्जाशील महिलाएं दिखाई देंगी, अतः तुझे उनका मान सम्मान करते हुए आगे बढ़ना है। यानी कि जो भी महिलाएं रास्ते में आपको दिखाई देंगी जो लज्जाशील होंगी उनका मान सम्मान करते हुए पवन को आगे बढ़ना, ये राधा जी उनको बता रही हैं। तू कहीं अपनी चंचलता का प्रदर्शन करते हुए उनके वस्त्रों को उड़ाकर उनके कोमल अंगों को अनावृत मत कर देना। ठीक है, इस प्रकार से वो बताती हैं राधा जी पवन से कि तू कहीं अपनी चंचलता का प्रदर्शन करते हुए उनके वस्त्रों को मत उड़ाना और उनके मतलब कि उनके वस्त्रों को उड़ा करके उनके कोमल अंगों का अनावृत मत कर देना। इस प्रकार से वो बताती हैं। ऐसी चंचलता किसी भी दृष्टि से ना तो उचित है और ना ही क्षम्य है। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझना है कि राधा जी पवन से कहती हैं कि ऐसी चंचलता किसी भी दृष्टि से ना ही उचित है और ना ही ये क्षम्य है, यानी कि इसको क्षमा भी नहीं किया जा सकता है। यदि थकी हो तो उसे गोद में उठाकर शांति प्रदान करना है, कि यदि थकी हो तो उसको अपने हवा के झोंके से उसको शांति प्रदान करना और उनके होठ और कमल जैसे मुख पर आपी मलिनता जो होगी उसको मिटा देना। ठीक है, तो आपकी हावी मलिनता होगी उसको मिटाने का भी काम वो बताती है, किसको, पवन को। तो इस प्रकार से रेखांकित अंश का जो भावार्थ है इसी प्रकार से आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो सभी लोग उसको याद कर लीजिएगा। जो आपका गद्यांश होता है उसमें तो आप लोग डायरेक्ट देख करके भी आराम से लिख सकते हो, लेकिन जो पद्यांश होता है इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी आप लोग कर पाओगे, वरना फिर आप लोग इतना कर नहीं पाओगे और आपके नंबर कट जाएंगे। तो इसीलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया, लास्ट क्वेश्चन इसमें, कि उपरोक्त पद्यांश किस महाकाव्य का अंश है, यानी कि जो आपका यहाँ पर जो पद्यांश दिया गया है वो आपका किस महाकाव्य का अंश है। तो सभी लोग याद रखिएगा कि उपयुक्त पद्यांश आपका प्रिय प्रवास महाकाव्य का अंश है। तो इस प्रकार से आपको जो पहला पद्यांश था ये वाला, लज्जाशीला पथिक महिला डैश 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 तप्त भूतांगना को, ये मैंने आपको पूरा बता दिया है। इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उसे मैंने आपको बता दिया है। तो आपका इसमें अगला इंपॉर्टेंट पद्यांश आपका हो जाता है जल पंजरगत डैश 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 क्या तुझसे। इस प्रकार से आपको अपनी कॉपी में लिखना है और जब आपके पेपर मिलेगा तो उसमें आपको पूरा लिखा होगा, यानी कि यहाँ से लेकर के और बीच में डैश नहीं लगा होगा, पूरा पूरा लिखा होगा पूरा पद्यांश। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप कॉपी में लिखोगे तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ही है आपका। तो इसीलिए आप लोग केवल इतना कर दोगे, जल पंजरगत डैश 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 क्या तुझसे। उसके बाद फिर आपके नीचे क्वेश्चन लिखे होंगे, तो क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है उत्तर नंबर 1, उत्तर नंबर 2, उत्तर नंबर 3, ऐसे डाल करके करते हुए जाना है। तो पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं इसमें आपका क्या दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया कि इस पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये आपका जो पद्यांश है इसको आप लोग अपनी बुक में देख सकते हो,
वहां पर आपको पूरा मिल जाएगा। और यहाँ पर देखोगे आप लोग तो यहाँ पर स्टार्टिंग आपकी इस पद्यांश की होती है जल पंजर गत से और लास्ट आपका होता है क्या तुझसे। तो इतना बड़ा पद्यांश आपका रहेगा, आप देख लीजिएगा। वरना अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप बताएंगे तो मैं आपको उसका दिखा भी दूंगा, स्क्रीन पर लगा भी दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया इस पद्यांश में कि इस पद्यांश का संदर्भ लिखना है आपको। तो संदर्भ में क्या बताएंगे आप लोग, सबसे पहले आप यही बताओगे कि ये जो आपका पद्यांश है ये कहाँ से लिया गया और उसके लेखक कौन है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये बताना है। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि प्रस्तुत पद्यांश आपका मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग से हमारी पाठ्य पुस्तक में संस्कृत कैकेयी का अनुपात शीर्षक से आपका उद्धृत है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो प्रस्तुत पद्यांश है आपका मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचा गया है, जो कि आपका महाकाव्य है साकेत। और साकेत महाकाव्य के 8वें सर्ग से ये आपका पद्यांश लिया गया है, जो कि आपका कैकेयी अनुपात शीर्षक से आपका उद्धृत है। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख देंगे। तो संदर्भ में आपको इतना ही लिखना है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इसीलिए आप लोग उसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा कि प्रस्तुत पद्यांश मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग से हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कैकेयी का अनुपात शीर्षक से उद्धृत है। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर जो पद्यांश दिया जाएगा उसमें कुछ वाक्यों के नीचे आपको यहाँ पर लाइन खींची हुई दिखाई देगी, वो आपका होगा रेखांकित अंश और उसी की व्याख्या आपको नीचे करनी होती है। तो व्याख्या में आप क्या करेंगे, आप बताएंगे इसमें कैकेयी अपने पश्चाताप को व्यक्त करते हुए मन को संबोधित करते हुए कहती है कि मेरे मन के भीतर स्थित मन घर में ही आग लगाने वाले भाव तेरे अंदर जागे थे। ठीक है, कैकेयी क्या कहती है, अपने मन को ही क्या कहती है, कैकेयी कहती है अपने पश्चाताप को व्यक्त करते हुए, अपने मन को ही संबोधित करते हुए अपने मन से क्या कहती है, अपने मन से कहती हैं कि मेरे मन के भीतर स्थित मन जो आपका है घर में ही आग लगाने के भाव तेरे अंदर जागे थे, इसीलिए इस शरीर की ठठरी के भीतर जलने वाली आग में अब तू ही जल। इस प्रकार से कैकेयी कहती हैं अपने मन से। और आगे कहती हैं कि इसके तुरंत बाद कैकेयी प्रश्न करती हुई कहती हैं कि क्या उस क्षण मेरे मन में ईर्ष्या का भाव ही भरा हुआ था। यानी कि अपने मन से ये चीज पूछ रही हैं, क्या उस क्षण जब इन्होंने ये चीज बोली थी तो उनके मन में क्या ईर्ष्या का भाव ही भरा हुआ था, क्या मेरे हृदय में कोई अन्य भाव विद्यमान नहीं था, पुत्र के प्रति मेरे मन में जो वात्सल्य भाव था क्या उसका कोई मूल्य नहीं है। इस प्रकार से वो चीजें अपने मन से बताती हैं। तो ये आपका क्या हो जाता है, रेखांकित अंश की व्याख्या। इतना आपको करना है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब ये पद्यांश जो आपका होता है थोड़ा सा टफ होता है गद्यांशों के मुकाबले, तो गद्यांशों में लैंग्वेज आपको समझ में आ जाती है लेकिन इसमें थोड़ा कम समझ में आती है। तो इसीलिए आपको ये चीज याद करके जाना पड़ेगा। तो आप सभी उसको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न इसमें आपका दिया गया है कि अन्य सा को हुआ वत्स भी मेरा का आशय स्पष्ट कीजिए। यानी कि अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, क्या क्या आशय है ये आपको बताना है, क्या क्या अर्थ है उसके बारे में आपको बताना है। तो आप बताएंगे अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा का आशय यह है कि जो माता अपने पुत्र के कल्याण कामना में रत हो, यानी कि पुत्र की कामना और कल्याण चाहती हो किंतु उसका पुत्र ही उस पर क्रोधित होकर उसे त्याग दे। ठीक है, कैकेयी जी कहती हैं कि जो माता अपने पुत्र का कल्याण चाहती हो, कामना चाहती हो किंतु उसका पुत्र ही उस पर क्रोधित हो जाए और उसको त्याग दे, कैकेयी कहती हैं कि यह मेरे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, वही मेरा पुत्र पराया सा हो गया है। इस प्रकार से वो कहती है। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है कि इस पद्यांश में अभिव्यक्त रस का नाम लिखिए। तो आप लोग यहाँ बताएंगे कि इस पद्यांश में जो आपका है वो शांत रस है। इस प्रकार से आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा कि इस पद्यांश में आपका शांत रस है। सभी लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इसमें कि वह ज्वलित भाव किसमें जगे थे। तो आप बताएंगे कि ज्वलित भाव जो आपके थे वो कैकेयी के भीतर, कैकेयी के शरीर में जगे थे। इस प्रकार से आप बता देंगे। तो ये वाला जो पद्यांश है भी आपको कंप्लीट हो गया, इंपॉर्टेंट ये भी आपका, इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पद्यांश की ओर बढ़ जाते हैं। अगला आपका इंपॉर्टेंट पद्यांश है नील परिधान डैश 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 देता हो छवि धाम। इस प्रकार से आपका ये
पद्यांश रहेगा स्टार्टिंग आपकी नील परिधान से होगी, लास्ट आपका होगा देता हो छवि धाम। इस प्रकार से आप इसको पहचान सकते हो कि कौन सा पद्यांश आपका इसमें रहेगा। आप देख लीजिएगा बुक में, तो इस प्रकार से आपको यहाँ रहेगा, आपको कॉपी में इतना ही लिखना है डैश डैश करके, और फिर आपका क्वेश्चन आपके सामने दिए रहेंगे। वैसे आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस वाले पद्यांश से 6 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर 6 क्वेश्चन लिख दिए हैं। इनमें से केवल 5 ही आएगा, ये चीज आपको हमें पता होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए जो आप याद करके जाओ वो ना, इसी वजह से मैं 6 के 6 बता देता हूँ, ताकि आपको सारे अच्छे तरीके से याद हों। तो इस पद्यांश का पहला क्वेश्चन है, पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो आप बताएंगे प्रस्तुत पाठ का शीर्षक है श्रद्धा मनु और इसके रचयिता है जयशंकर प्रसाद। क्या है? प्रस्तुत पाठ का शीर्षक का क्या है आपका? श्रद्धा मनु है और इसके रचयिता हैं आपके जयशंकर प्रसाद जी। इस प्रकार से पहले क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया है। दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है, उपयुक्त कविता में किसके रूप का वर्णन है? तो आप बताएंगे प्रस्तुत कविता में श्रद्धा के रूप सौंदर्य का वर्णन, यानी कि श्रद्धा के रूप और सौंदर्य का यहाँ पर वर्णन किया गया है प्रस्तुत पद्यांश में। सभी लोग इसको याद कर लीजिए अच्छे तरीके से। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है थर्ड वाला, बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर जो आपका पद्यांश है इसमें बिजली के फूल से तात्पर्य है श्रद्धा का आकर्षक गौर वर्ण से युक्त सुंदर शरीर है। क्या है? बिजली के फूल का तात्पर्य क्या है यहाँ पर पद्यांश में? तो आप बताएंगे श्रद्धा का आकर्षक गौर वर्ण से आपका युक्त सुंदर शरीर है। इस प्रकार से 3 क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। चौथा आपका इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? तो आप बताएंगे कि उपयुक्त काव्यांश या फिर बोल सकते हो पद्यांश में आपका उत्प्रेक्षा रूपक एवं विरोधाभास अलंकार है। इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये होता है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में आप बताएंगे श्रद्धा अपने शरीर पर पीले रंग का भेष चर्म धारण किए हुए हैं, उसकी वेशभूषा में कहीं कहीं उसके कोमल और सुकुमार अंग दिखाई दे रहे हैं। यानी कि श्रद्धा अपने शरीर पर पीले रंग का आपका वस्त्र धारण किए हुए है और उसके वेशभूषा में कहीं कहीं पर उसके कोमल और सुकुमार अंग दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल खिला है। इस प्रकार से ये चीजें यहाँ पर कवि के माध्यम से बताई गई है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या भी कंप्लीट हो गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन होता है इस पद्यांश का, पारिधान और छविधाम शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये होता है, इसका अर्थ आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि परिधान का क्या अर्थ है और छविधाम का क्या अर्थ है। तो आप बताएंगे परिधान का अर्थ होता है सुंदर वस्त्र। क्या होता है परिधान का अर्थ? मतलब अर्थ आपका होता है सुंदर वस्त्र। वहीं पर जो छविधाम है इसका अर्थ होता है आपका सौंदर्य का घर। इस प्रकार से आपको ये भी याद कर लेना है कि परिधान का अर्थ होता है सुंदर वस्त्र, छविधाम का अर्थ होता है सौंदर्य का घर। तो इस प्रकार से इसे भी तैयार कर लीजिएगा। रहने वाला आपका इस प्रकार से रहने वाला है, जो कि आपका रहेगा सावधान मनुष्य डैश 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 बड़ी यह धार। तो इस प्रकार से स्टार्टिंग आपकी यहाँ से होगी और अंत इसका यहाँ से होगा, जो कि आपका जब बोर्ड परीक्षा मतलब कि पेपर में क्वेश्चन आएगा तो पूरा वहाँ पर पद्यांश लिखा होगा, जैसा कि आप लोग अपनी बुक में भी देख सकते हो। यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जैसा कि आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है बोर्ड परीक्षा की। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में आएगा, तो उसमें आपके नीचे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पद्यांश या फिर गद्यांश दोनों में आपके 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इस वाले पद्यांश से आपके 5 से ज्यादा क्वेश्चन भी बन सकते हैं 2025 की बोर्ड परीक्षा में। तो इसी वजह से जितने भी टाइप के क्वेश्चन इस पद्यांश से बन सकते हैं वो सारे मैंने करवा दिए हैं। आपसे केवल 5 पूछे जाएंगे। अब 5 इनमें से कोई सा भी 5 आपका ये हो सकता है, ये चीज आपको यहाँ पर समझ करके चलना है। तो इसीलिए हर एक क्वेश्चन आप तैयार कर लो, ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए और आप लोग आराम से सारी चीजों का आंसर दे करके अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर लेकर के आओ। तो चलिए हम लोग इसका प्रश्नों को देखते हैं, उत्तर को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो इसका आपका दिया गया है कि पाठ का शीर्षक और कवि का नाम आपको बताना है। तो जो सावधान मनुष्य की यहाँ पर बात हो रही है, तो इससे आप पता लगा सकते हो कि आपका जो चैप्टर होता है पाठ का जो शीर्षक है अभिनव मनुष्य। ठीक है, यहाँ से आप लोग इसका आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि आपका इसका जो पहली लाइन है वही आपकी क्या है, सावधान मनुष्य है। तो मनुष्य से जो आपका चैप्टर का नाम होता है अभिनव मनुष्य, वहीं से आप लोग इसका नाम लिख दोगे। उसके आप इसके रचयिता की जब बात करेंगे तो रचयिता इनके हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर जी, इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। तो इस प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन था पहला वाला कि पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, मैंने आपको बता दिया है। तो आप सभी लोग इसको नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं।
अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है कि विज्ञान को तलवार क्यों कहा है। तो यहाँ पर जो कवि हैं उन्होंने विज्ञान को तलवार क्यों कहा है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो वो भी बहुत ही सिंपल सा आंसर है। क्या बताओगे आप लोग कि कवि ने विज्ञान को तलवार इसलिए कहा है कि यह किसी भी समय मनुष्य के लिए हिंसक हो सकती है। यानी कि जो विज्ञान है वो हमारे लिए कह सकते हो कि वरदान भी है और अभिशाप भी बन सकता है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए लाइट है तो इसका हम लोग उपयोग करते हैं बहुत सारी चीज़ों में, कह सकते हो हीटर में भी, गर्म ठंडी है तो हीटर का उपयोग करते हैं, फ़ोन चार्ज करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइट पंखा वगैरह चलाते हैं। तो ये क्या है हमारे लिए, क्या है, वरदान भी है और यदि हम लोग इसके संपर्क में आ जाएँ तो फिर हमारी मृत्यु भी हो जाती है, तो इसीलिए अभिशाप भी बन सकता है। तो इसीलिए कवि ने विज्ञान को क्या बोला है, इसीलिए कवि ने विज्ञान को तलवार कहा है, क्योंकि किसी भी समय मनुष्य के लिए यह आपका हिंसक भी हो सकता है, आपकी जान भी ये ले सकती है। इस प्रकार से इसका आंसर भी आपका हो गया है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें अब दिया गया है कि विज्ञान का प्रयोग करने में उसे शिशु समाज क्यों कहा गया है। विज्ञान का प्रयोग करने में उसे शिशु समाज क्यों कहा गया है। तो आप बताएंगे कि मानव की क्रियाओं और उपयोग की पद्धति को देखकर उसे शिशु समाज कहा गया। यानी कि जो मानव की क्रियाएं हैं और उसके उपयोग की पद्धति को देख करके इसको शिशु समाज कहा गया है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन हो गया है। चौथा प्रश्न आपका इसमें क्या दिया गया, क्वेश्चन दिया गया है पूरे पद में कौन सा अलंकार है। तो पूरा जो पद्यांश है उसमें कौन सा अलंकार है ये आपको इसमें बताना है। तो आप क्या बताएंगे इसमें कि पूरे संपूर्ण पद में रूपक अलंकार है। सभी लोग इसको भी याद कर लीजिए कि संपूर्ण जो आपका पद है उसमें रूपक अलंकार है। तो चौथा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। पांचवा क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है आइए देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपका इसमें है कि रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। जब आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर सारी चीजें लिखी होंगी, यहाँ पर डैश करके नहीं होगा, पूरा लिखा होगा। तो उसमें कुछ वाक्यों के नीचे लाइन खींची होगी, वो आपका रेखांकित अंश होता है। अब इस वाले पद्यांश में जो रेखांकित अंश होता है उसकी व्याख्या मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ नेक्स्ट पेज पर उसका उत्तर। तो यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या में बताएंगे कवि, जो कवि हैं, कवि बढ़ते वैज्ञानिक प्रयोगों के प्रति मानव को सचेत करते हुए कहते हैं। यानी कि जो कवि हैं वो वैज्ञानिक प्रयोगों को बढ़ते हुए देख करके मानव को सचेत करते हैं और कहते हैं कि विज्ञान व्यक्ति को नए नए उपकरण दिए, विज्ञान ने व्यक्ति को नए नए उपकरण दिए हैं, साधन दिए हैं, नवीन अस्त्र शस्त्र तथा सुविधाएं उपलब्ध कराई। यानी कि विज्ञान से बहुत सारी चीजें हमारी आसान हो गई हैं और उसमें एग्जाम्पल के रूप में बहुत सारी चीजें हैं। हर एक चीज विज्ञान से जुड़ी हुई है और बहुत सारी चीजें अस्त्र शस्त्र यानी कि जो बहुत सारे मिसाइल वगैरह बनते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, टेक्नोलॉजी बहुत सारी आगे बढ़ रही है, नेट का उपयोग होता है, ये सारी चीजें क्या है विज्ञान के अंतर्गत ही आती हैं। तो ये विज्ञान ने हम लोगों को बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। साथ ही विज्ञान ने विनाश की परिस्थितियां भी उत्पन्न की, यानी कि विज्ञान ने बहुत सारी कह सकते हो सुविधाएं तो उपलब्ध कराई ही हैं और साथ ही में विज्ञान ने विनाश की परिस्थितियां भी उत्पन्न की हैं। यदि मानव विज्ञान के साधनों का दुरुपयोग करेगा तो वे कल्याणकारी साधन मानव के विनाश का कारण बन जाएंगे। यानी कि यदि जो मानव है विज्ञान के साधनों का गलत उपयोग करेगा तो फिर वह जो कल्याणकारी साधन है वही आपके विनाश का कारण बन जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आप लोग बाइक चलाते हो तो बाइक आपको सुविधा प्रदान करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में आप शीघ्रता से पहुंच जाते हो। पहले के टाइम में बहुत समय लग जाता था, लेकिन अब आप बाइक पे बैठोगे तुरंत आप निकल गए तो आपको समय कम लगता है। तो वो आपको सुविधा प्रदान कराता है, लेकिन अगर आप उसके अच्छे तरीके से नहीं यूज करते हो, बहुत तेज चलाते हो, कुछ भी हो सकता है, तो आपका एक्सीडेंट हो गया तो उसकी क्या होगी, आपकी मृत्यु भी हो जाएगी। तो इसीलिए उसका आपको सही ढंग से उपयोग करना है, अच्छे तरीके से उसका सदुपयोग करोगे तो भी वो चीज़ें संभव हैं। अगर आप उसका दुरुपयोग करने का प्रयास करोगे तो आप अपना ही कह सकते हो कि अनिहित कर लोगे। इस प्रकार से आप समझ लीजिए। आगे आप इसमें कवि ने बताया है कि इसलिए कवि कह रहा है कि हे मानव तू बिना विज्ञान रूपी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से खेल रहा है। यानी कि जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि जो मानव है ये विज्ञान रूपी तीक्ष्ण धार यानी कि इसकी जो धार है बहुत तेज है, तलवार से खेल रहा है। इस विज्ञान रूप तलवार का मोह त्याग कर तू इसे अपनी स्मृति से परे फेंक दे। यानी कि उनके कहने का मतलब ये है कि विज्ञान का जो मोह है इसको त्याग करके इसकी स्मृति से अपने आप को दूर कर ले। ये उनका कहने का अर्थ है, जो कि अब संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने ये चीज बताई है। तो इस प्रकार से रेखांकित अंश की व्याख्या भी कंप्लीट हो गई है, याद कर लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न इसमें आपका दिया गया है कि कवि मनुष्य को सावधान क्यों कर रहा है। क्वेश्चन क्या है, कवि जो है वो मनुष्य को सावधान क्यों कर रहा है। तो आप इसमें बताएंगे कवि
मनुष्य को सावधान करते हुए कहता है कि हे मानव, तू जिस विज्ञान रूपी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से खेल रहा है, यह किसी भी समय तुम्हारे लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। यानी कि कवि कहते हैं कि मनुष्य जो सावधान मतलब कि मनुष्य को सावधान करते हुए कहते हैं कि जिस विज्ञान रूपी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से हम लोग खेलते हैं, मनुष्य खेलते हैं, किसी भी समय वह तुम्हारे लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। इस प्रकार से वो बताते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया, किसकी धार बड़ी तीखी है। तो यहाँ पर सिंपल सा है, अभी तक आप लोगों ने जितना पढ़ा है इससे आपको ये चीज़ें आइडिया हो गई होंगी कि विज्ञान रूपी तलवार की जो धार है बड़ी तीखी है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है कि विज्ञान रूपी तलवार की धार बड़ी तीखी है। तो इसे भी लिख लीजिए। लास्ट प्रश्न इसमें आपका दिया गया है, जो कि आपका दिया गया है, कवि ने किसे फेंक देने के लिए कहा है। तो कवि किसको फेंक देने की बात कर रहे हैं इस पद्यांश में, ये चीज आपको उसमें बतानी है। तो उत्तर में क्या बताओगे, आप लोग बताओगे कि कवि विनाशकारी यंत्रों एवं औजारों को फेंक देने की सलाह देता है। यानी कि जो कवि है वो विनाशकारी जो यंत्र हैं, जैसा कि मिसाइल हो गया, मतलब कि अपनी सुरक्षा के लिए हर देश बनाता है ये चीजें, लेकिन ये चीजें जब आप कभी भी उपयोग करोगे भविष्य में, पहले के समय में लड़ाइयाँ होती थी तो वो क्या था, बंदूक से होती थी या फिर हाथ पैर से होती थी, और भी अन्य चीजें थी उनसे होती, तलवार वगैरह से होती थी। लेकिन आजकल के समय में जो यंत्र बनाए गए हैं विज्ञान की सहायता से, वो यंत्र इतने खतरनाक हैं कि यदि उनका उपयोग कर लिया जाए तो फिर पूरा विश्व जो है वो समाप्ति हो सकती है। यानी कि पूरा विश्व समाप्त हो सकता है, क्योंकि जिस भी देश के ऊपर ये चीजें मिसाइलें गिरेंगी वो पूरी तरीके से वो खत्म हो जाएगा। समझ लीजिए कि वहां पर वो पूरी तबाही आ जाएगी। इस प्रकार से आपको ये समझना है। तो कवि का कहना यही है कि कवि विनाशकारी यंत्रों एवं औजारों को फेंक देने की सलाह देता है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि हर एक देश अपनी सुरक्षा के लिए ये चीजें बना करके रखता है। क्योंकि मान लीजिए आप लोग तो फेंक दोगे, लेकिन फिर सामने वाला जो देश है वो भी आपके ऊपर, कुछ लोग के मन में ये चीजें होती है ना, कुछ लालची लोग होते हैं, तो वो हमेशा इसी प्रयास में करते रहते हैं कि जैसे आप कमजोर पड़ो और फिर आपको वो तुरंत ही आपके ऊपर हावी हो जाए। तो ये चीजें कवि का कहना है कि यहाँ पर विनाशकारी यंत्रों को और जो औजारों को फेंक देने की सलाह देता है। तो इस प्रकार से जो पद्यांश था जो कि कवि कहते हैं वही मैंने आपको बताया है। ये आपका कंप्लीट हो गया है, तो इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और साथ ही में यदि आपको यहाँ से वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी